अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है और इसकी हिस्ट्री है और इसकी जो स्ट्रक्चर है और ख़ास तौर पर इसकी जो तरह तरह के मॉडल भी है जो मुख्तलिफ साइंसदानों ने पेश किए थे, इस लेक्चर में सारे हम जानेंगे। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिफिनीशन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमारे पास प्लांट में सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है और इसके बाद सेल वॉल के बाद हमारे पास प्लाज्मा आता है और एनिमल सेल में हमारे पास जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसकी जो हिस्ट्री है, सी निगेलेनी और सी क्रेमर ने 1855 में इसको नाम दिया था और इसकी तरह तरह की प्रॉपर्टीज में से हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये थिन होता है, यानी ये पतला सा होता है। अपीयरेंस में क्या होता है? पतला शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्यों पतला होता है? क्योंकि डिफ्यूजन अच्छी तरीके से परफॉर्म हो। जितना सरफेस पतला होगा उतनी ही डिफ्यूजन अच्छी तरीके से हो सकेंगी। तो इसकी जो डायमीटर है 7 नैनोमीटर वाइड है। 7 नैनोमीटर क्या है? वाइड है। और ये इलास्टिक होता है। किस इसके क्या मतलब है? इलास्टिक का मतलब ये है कि ये डिफॉर्म हो सकता है और फिर रिफॉर्म हो सकता है और इसके बाद सेमी परमेएबल है, यानी ये बास चीज़ों को अलाउ देता है और बास चीज़ों को अलाउ नहीं देता है। जो चीज़ें हमारे पास सेल के लिए ज़रूरी होता है उसको अलाउ देता है और जो चीज़ें यानी टॉक्सिक मटेरियल को ये अलाउ नहीं देता है, क्योंकि हमारे पास जो सेल है उसके लिए टॉक्सिक मटेरियल वो जो है बहुत ख़तरनाक होते हैं, जैसे कि पैथोजन हो गए, ये अलाउ नहीं देते हैं। अच्छा, हमारे पास इसकी केमिकल जो कंपोजिशन है ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो सबसे पहले जो मेन रोल परफॉर्म कर रहा होता है वो प्रोटीन है। 60 टू 80% हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ही होते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास लिपिड जो है वो 20 टू 40% हमारे पास इसमें लिपिड भी होते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास कंपोज होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें शामिल होते हैं और जो 2 टू 10% इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरह होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दो साइंसदानों ने ये प्रपोज किया था। एक एस.जे. सेंगर और जे.एल. निकोलसन ने 1872 में इसको यानी प्रपोज किया था। इसकी स्टेटमेंट किया थी, उन्होंने क्या बोला? द लिपिड बाइलेयर विच इज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि ये जो लिपिड बाइलेयर है ये जो दो लेयर से मिलकर बना होता है, ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। द प्रोटीन मॉलिक्यूल डजंट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। और इन्होंने ये भी कहा जो ये प्रोटीन है ये कंटिन्यूअस शीट नहीं बनाता है, बल्कि ये एक स्पेसिफिक जगह पर होते हैं और ये फ्लोट कर रहे होते हैं। फ्लोट कर रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि ये जो सी ऑफ लिपिड्स है इसने फिर बताया है protein do not form a continuous layer, rather they float about in the fluid lipids। rather बजाय इसके कि ये शीट नहीं बनाते हैं और ये फ्लो कर रहा होता है इन दिस सी ऑफ लिपिड में, ये स्विम कर रहे होते हैं। हेंस द प्रोटीन आर स्कैटर्ड इन द लिपिड बाइलेयर। हेंस बस हमारे पास जो प्रोटीन है ये लिपिड बाइलेयर में स्कैटर्ड होते हैं, ये शीट नहीं बनाते हैं। इन साइंसदानों ने यही कहा कि ये जो प्रोटीन है ये शीट नहीं बनाते हैं, बल्कि ये जो लिपिड की सी है
बाइलियर की सी है वो उसमें स्कैटर होते हैं, यानी प्रोटीन इसमें स्कैटर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी डिस्पर्स फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। और एज रिगार्ड द पोजीशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के पोजीशन के बेस पर हमारे पास दो किस्म की प्रोटीन होते हैं, एक को हम इंट्रिंसिक बोलते हैं और एक को हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। अच्छा हमारे पास ये जो है ये लिपिड बाइलियर है। क्या है? लिपिड बाइलियर है। क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलियर है। और ये लिपिड जो है, जैसे कि मैंने बताया कि 20 to 40% हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बना है। और जो प्रोमिनेंट हमारे पास जो इसमें लिपिड पाए जाते हैं वो है फॉस्फोलिपिड, जो बाइलियर बनाता है। इसके साथ साथ हमारे पास और किस्म की जो लिपिड्स होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेरॉल हो गए, जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें पाए जाते हैं और अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स की क्या फंक्शन है? ग्लाइकोलिपिड्स की ये फंक्शन है कि ये एज अ रिसेप्टर काम कर रहा होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलस। ये जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आते हैं तो वो चेंजेस यही ग्लाइकोलिपिड्स वो डिटेक्ट करता है और इस डिटेक्शन के बाद ये सेल को ये मैसेज देता है फॉर रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो है ये मुख्तलिफ किस्म की नर्व इम्पल्स जो है वो डिटेक्ट करता है और इसके साथ साथ पैथोजन की जो एंट्री है वो भी डिटेक्ट कर लेता है और फूड पार्टिकल्स है उसके बारे में मालूमात फराहम करता है। तो यानी ये सेल की जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट है। इसके बाद हमारे पास जो है प्रोटीन है। प्रोटीन जैसा कि मैंने बताया कि एक इंट्रिंसिक इंटीग्रल प्रोटीन या और दूसरा हमारे पास एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं? हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन ये है और ये डीप इनटू द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाक़या होता है और ये एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है। ये चैनल प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे पास आयनिक जो मटेरियल है, कंपाउंड है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो कंपाउंड जो है वो ये जो मेम्ब्रेन है वो अलाउ नहीं देता है टू पास थ्रू इट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इसकी टेल्स है हाइड्रो फॉस्फोलिपिड बाइलियर की जो फॉस्फेट हेड है और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है ये इसकी टेल्स, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी वाटर रिपेलर होते हैं। ये आयनिक सब्सटेंस को, आयनिक कंपाउंड को अलाउ नहीं देता है और इसको रिपेल करता है। तो उसी वजह से हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन बन गए। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं? एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर आयनिक कंपाउंड और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड को, ये वो रास्ता प्रोवाइड कर रहा होता है टू पास थ्रू एट। इसकी एक फंक्शन ये भी हुआ और ये हमारे पास दूसरा जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी एज अ रिसेप्टर काम कर रहा होता है और सेल को रिस्पॉन्स भी देता है। इसके बाद हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन जैसा कि नाम से जाहिर है ये कंजुगेट मॉलिक्यूल हो गया और ग्लाइकोलिपिड्स भी कंजुगेट मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की एक ही फंक्शन है, यानी एज अ रिसेप्टर काम कर रहा होता है और ये नर्व इम्पल्स जो है गए और किस्म की जो इम्पल्स है वो डिटेक्ट करते हैं और फिर सेल को रिस्पांस देते हैं। इसके बाद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट चेंज भी इसमें पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट चेंज जो जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, हमारे पास जो ये फॉस्फेट है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड्स का बाइलियर है वो एक फॉस्फेट हेड से मिलकर बना होता है और इसकी जो टेल है वो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं।
अच्छा, ये था इसकी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमारे पास जो इसकी फंक्शन क्या है? फंक्शन इससे सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है इसकी, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है अगेंस्ट दी एनवायरमेंटल चेंजेस। और ये इसकी दूसरी जो फंक्शन है, गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है एंड सपोर्ट अवर, ये सेल को सपोर्ट देता है, क्योंकि हमारे पास सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको एस्केप करने से बचाता है। अच्छा, इट अलाउ एंड प्रिवेंट सिलेक्टिव मटेरियल। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो है उन्हीं चीज़ों को अलाउ देगा जो इसको ये पास कर सकता है, यानी नॉन पोलर चीज़ों को ये अलाउ देगा टू पास थ्रू इट, और जो पोलर मॉलिक्यूल है वो अलाउ नहीं देगा। अलाउ तो देगा लेकिन शाज़ नादिर, क्योंकि हमारे पास इसके लिए, इसकी हल के लिए प्रोटीन भी है जो चैनल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिलेक्टिव है। अच्छा, इसके बाद इट रिस्ट्रिक्ट द इनर कंटेंट्स। अच्छा, इसकी एक फंक्शन ये है कि इन्होंने जो इनर सेल के इनर कंटेंट है, इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं और किस्म की बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो एस्केप होने से बचाता है, यानी रिस्ट्रिक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास इस सिक्रीशन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास सेल के अंदर बन गई, तो इसका बॉडी यानी सेल से जाना ज़रूरी होता है। वही जो एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीशन होते हैं, वो वेस्ट मटेरियल का, वो सेल मेम्ब्रेन ही के थ्रू वो एनवायरनमेंट में जाते हैं, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सिक्रीशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। ये जो है हमारे पास यूजफुल सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा होता है, जैसे कि हमारे पास एंजाइम है, बहुत से एंजाइम ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रहा होता है और अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में वो इस्तेमाल होते हैं। और हार्मोन्स, ऐसी हार्मोन्स भी है जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसे डिज़ाइन में बनाया है कि एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मैंने आपको तैयार किया है। तो यही से नोट बनाओ, ये बहुत सिंपल सा मैंने बनाया है, और इसमें हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ भी बनते हैं इटाइनियम डिकेट के हवाले से। तो बहुत से मुफीद एमसीक्यूज़ है इसमें, इसको आप समझ ले। तो यही था हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।